हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सोम की क्लासेज है जो कंप्लीट कर चुका हूं और स्टील स्ट्रक्चर का भी पार्ट 1 है जो अपलोड हो चुका है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सबको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट रहेगा हमारा सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि उनकी जो एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्टील का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा आपके सिलेबस में। तो आज की स्टील की क्लासेज जो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो एलिमिनेट कर दिए हैं एडिट करके। तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज, बैटन प्रोवाइड फॉर कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू। तो कितने परसेंटेज ट्रांसवर्स शेयर है जो ले जा सकता है हमारा कंप्रेशन मेंबर जो हम बैटन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि बैटन्स का प्रोवाइड किस लिए, बैटन किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, लोड को ट्रांसफ़र करने के। और मैंने आपको लेसिंग भी बताया था किस लिए यूज़ की जाती है, ये बक्कल को प्रिवेंट करने के लिए जो हम इंक्लाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका रहता है 2.5% ऑफ एक्सियल मेंबर फोर्स। एक्सियल फोर्स जो मेंबर्स के अंदर होता है उसका 2.5% ही होता है इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस इज टू ब्रेस द पैनल ऑफ द साइड वॉल ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंस्टेड ब्रेसिंग कैन बी प्रोवाइडेड इन द बे नियर सेंटर ऑफ बिल्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपने क्या बताना है कि आपका फोर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा हुआ है विंड के अंदर। जब आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं, जैसे आप अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज़ करा है, जैसे आपने स्टैड प्रो और ई टैब अगर आपने यूज़ करा है, तो आपको इसका आंसर है जो करेक्टली इजीली पता होगा। विंड लोड फोर्स का जो है यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह से कहाँ पे वैल्यू क्या रहती है। तो विंड प्रेशर एट द मिड लेंथ इज हायर कंपेयर टू एंड ट्रसेज आर इरेक्टेड, ये गलत। तो आप यहाँ से, अगर मैं आपको वैसे नॉर्मली बता देता हूँ कि अगर हम वहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और उसका हम लोड वगैरह डायग्राम निकालते हैं कहीं से, तो आपको इस तरह से उसका एनालाइज मिलेगा। अगर आप डायग्राम देखते हैं, उनका फिगर देखते हैं कि हमारा विंड लोड किस प्रकार एक्ट कर रहा है, ऐसे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्ट करवाते हैं लोड को। स्टैड प्रो के अंदर आप इसको इजीली देख सकते हैं, जैसे आपने लोड लगाया है तो वो ऐसा होता है। मिड में आपका हमेशा जो है वो लोड ज़्यादा रहेगा, ऊपर और नीचे डाउन में क्या दिखाएगा, लोअर वैल्यू दिखाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वही आंसर रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज कॉल्ड। तो हम उसे क्या कहेंगे, कोई बीम हमारा जो आपका फ्लोर स्लैब और वॉल को दोनों को सपोर्ट कर रहा है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। हमें आपको इतना तो पता है हमें कि वो बीम होता है, लेकिन वो बीम का नाम पूछा गया यहाँ पर, कौन सा बीम उसे हम कहते हैं। तो वो होता है स्पेंड्रल बीम, स्पेंड्रल बीम को बोला जाता है। और एक आपका ये स्पेंड्रल टॉपिक्स आपका आता है, उसके अंदर जो टर्म्स पूछी जाती है आर्च के अंदर। आर्च के अंदर आपसे ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है कि स्पेंड्रल क्या है। स्पेंड्रल क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपकी रूफ हुई। यहाँ पर मैं आपको जो है अलग पेंट कलर करके दिखा देता हूँ। ये वाला ये पोर्शन होता है जो आपका, ये होता है स्पेंड्रिल। ये इस पोर्शन को बोला जाता है स्पेंड्रिल। जो हमारा यहाँ से, अगर हम जहाँ पे हमारी कर्व का एंड पॉइंट हो रहा है, कर्व के एंड पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और हाई राइज पॉइंट से हम एक टेंजेंट लेते हैं, तो इसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम स्पेंड्रिल बोलते हैं। तो और आर्च के अंदर बोला जाता है उसे। तो आप यहाँ पे स्पेंड्रल बीम देख सकते हैं, ये रहा जिसे हम प्राइमरी बीम के नाम से जानते हैं, और ये आपके सेकेंडरी बीम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया कि अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन द वेब ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद, किसके साथ डिक्रीज करेगी, ये करेगा आपका इंक्रीज इन H/T रेशियो। हाइट और थिकनेस का रेशियो जैसे इंक्रीज करता है, तो आपका माइल्ड स्टील के अंदर अलाउएबल शियर स्ट्रेस है जो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रेशियो ऑफ द अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन टू दैट ऑफ बेंडिंग टेंशन इन स्टील बीम एट, कितनी रहेगी।
आपका रेशियो है जो पूछा गया है कितना रहता है, वो रहता है आपका <<1। अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन टू दैट ऑफ बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन जोन में और बेंडिंग आपका टेंशन जोन के अंदर पूछा गया, तो रेशियो आपका जो है <1 रहना चाहिए, यानी कि आपकी बेंडिंग टेंशन के अंदर ज़्यादा रहेगी अलाउबल और कंप्रेशन के अंदर आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलाउबल शियर स्ट्रेस इन स्टीफन वेब्स ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विद। अलाउबल शियर स्ट्रेस आपकी अगर माइल्ड स्टील की बात करें स्टीफन वेब के अंदर डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज यानी कि हम किस लिमिट तक, जैसे हमने बोला है कि 10 तक उसको हम सेफ मानते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 10 की जगह वो रिप्लेस किससे होगा? 8 से हो गया, यानी कि हम अब 8 लिमिट रख रहे हैं उसकी। क्यों रख रहे हैं? यानी कि उस स्ट्रक्चर में कुछ वीकनेस आई है तभी हमने लिमिट को कम किया है। तो वो क्या होता है? इंक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर। जैसे जैसे हम स्पेसिंग को इंक्रीज करते हैं तो वो इसकी वीकनेस होती है, जिसका कारण जो अलाइबल शियर स्ट्रेस जो होती है वो कम की जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गिटर कॉरस्पॉन्ड्स टू। किसके कॉरस्पॉन्ड्स होती है इकोनॉमिकल डेप्थ जो हम देते हैं? तो वेट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि मिनिमम वेट, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वेट रहेगा तो इकोनॉमिकल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेब क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बेयरिंग स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड बाय। किस तरीके से जो है हम मैक्सिमम जो बेयरिंग स्ट्रेस आ रही है तो उसको वेब क्रिपलिंग ना हो, तो किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, बेयरिंग प्लेट की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बियर कर पाएगी। एज पर IS 800 फॉर कंप्रेशन फ्लेंज द आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज प्लेट शुड नॉट एक्सीड। तो कंप्रेशन फ्लेंज के अंदर यहाँ पे पूछा गया है आउटस्टैंड फ्लेंज, यहाँ पर रहेगा 16T। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे कि कंप्रेशन के अंदर 12T आना चाहिए, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन अब आप गूगल भी करते हैं तो वहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, अगर आउटस्टैंड फ्लेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर 16T आंसर रखना होगा। ये अभी क्लियर मेरी तरफ से भी नहीं हुआ, 16T ही मैक्सिमम आंसर दिया हुआ है इसका आउटस्टैंडिंग फ्लेंज के अंदर, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इन ए प्लेट गिटर नीडेड बी प्रोवाइडेड इफ डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड कर जाती है 85T। 85T से जब एक्सीड कर जाती है तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक यहाँ पर फ्रेंड्स एक कन्फ्यूज़न और आती है, जब हम लेस देन 85 की बात करते हैं तो हमें कोई स्टिफनर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। 85 to 200 आ रहा है तो हम कर रहे हैं वर्टिकल, 200 to 250 आ रहा है तो हम कर रहे हैं 100 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल। एक तो ये टेबल बनती है। नेक्स्ट एक ये बोल देता है कि 85 से T से अगर ज़्यादा आ रही है हमारी डेप्थ ऑफ वेब तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लिस ऑफ ए प्लेट गिर्डर। तो फोर्स एक्टिंग है जो किस तरह से कर रहा है यहाँ पर, तो वो रहेगा शेयर और बेंडिंग फोर्स। नेक्स्ट आता है कि रिविट कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल टू कवर प्लेट गिर्डर आर सब्जेक्टेड टू। किसके सब्जेक्टेड रहेगा? ये आपका आएगा हॉरिजॉन्टल शेयर। रिविट कनेक्टिंग फ्लेंज टू कवर प्लेट गिर्डर आर सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल शेयर। Intermediate vertical stiffener are provided in plate girder to eliminate web buckling। इंटरमीडिएट जो हम वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं वो आपका बकलिंग को रोकता है, यानी कि एलिमिनेट करता है। द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टिफन प्लेट गिर्डर विद क्लियर डिस्टेंस D बिटवीन फ्लेंज नॉट बी लेस देन, ये आपका रहेगा D85, यानी कि मैं अभी आपको ऊपर बताया था कि 85T से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है तो वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को। जनरली पुलिन आर प्लेस एट पैनल सो एज टू अवॉइड। पुलिन को आप जो है क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये किस चीज़ से बचाती है आपकी? ये बचाती है बेंडिंग मूवमेंट से, बेंडिंग मूवमेंट इन राफ्टर। रिस्क कोफिशेंट आपका डिपेंड किस पे करता है? रिस्क कोफिशेंट ये आपका डिपेंड करेगा ओनली टू ओनली नहीं, ये रहेगा मोस्ट आपकी जो है डिज़ाइन लाइफ कितनी बनानी है आपकी स्ट्रक्चर की, और बेसिक विंड स्पीड कितनी है, वहाँ पर जो रिस्क कोफिशेंट के वर्क होते हैं, यानी K1 K2
K3 ये 3 वैल्यू वहाँ पे होते हैं। अगर आप IS कोड फॉलो करते हैं 800 तो वहाँ पर लिखा होगा, जैसे 800 स्टील का तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोड के निकालते हैं तो वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है। एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रूफ डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ परमेबिलिटी, स्लोप, ओनली स्लोप। ये आंसर रहेगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ द रूफ पे डिपेंड करेगा। अगर आप वहाँ पे कोड में देखिएगा बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्शन काटे हुए हैं, तो और उनके ऊपर है जो यहाँ पर ऐसे लोड एक्ट करता है तो उनके कोफिशिएंट दिए गए हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग है जो वहाँ पे उनका कोफिशिएंट लेते हैं अलग अलग, तो इसलिए स्लोप पे डिपेंड करेगा। एज पर IS 875 द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक विंड वेलोसिटी द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जोन। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है। 6 जोन में जो है डिवाइड किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिकल मेथड गिव, क्या देते हैं। तो मैकेनिज्म, मैंने आपको ये कल भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आई थिंक 3 क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो के अंदर आ चुके हैं मैकेनिज्म और स्टैटिकल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने इनको डाला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वैसे ये सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म का आता है अपर, स्टैटिकल का आता है लोअर बाउंड थ्योरी। अपर बाउंड थ्योरी और लोअर बाउंड थ्योरी ये दोनों है। इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको बताया था उसी से टॉपिक से ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इफ वेल्डेड प्लेट गियर 1500 डिवाइडेड बाई 6। ये मैं आपको जो है कल करवा चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लोड फैक्टर, किसके अंडर में यहाँ पर है जो विच ऑफ द, यहाँ पर लोड फैक्टर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लोड फैक्टर है। तो वो आपका रहेगा फेलर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोड ऑफ फेलर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। फिलेट वेल्ड मटेरियल के अंदर, यानी जब आप फिलेट वेल्ड करते हैं, फिलेट वेल्ड का मतलब क्या होता है, जब आप ओवरलैप करते हैं ऐसे, जब आप ऐसे ओवरलैप करते हैं और यहाँ पर आप वेल्ड करते हैं जिसकी ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनता है और ये आपकी थ्रोट थिकनेस होती है, जो मैंने आपको एक कल न्यूमेरिकल करवाया था, आपको याद होगा 2:1, जिसका आंसर मैंने बताया था, क्योंकि √2 थ्रोट थिकनेस आपका फिलेट वेल्ड का साइज रहता है डिवाइडेड बाय थ्रोट थिकनेस से करा था। तो ये फिलेट वेल्ड है जो हमेशा टू हमेशा क्या रहेगी, शेयर में फेल होएगी, ऑलवेज इन शेयर फेलर। ये आप याद रखना, ऑलवेज शेयर फेलर। वैसे इसमें हम लोड जो अप्लाई करते हैं, शेयर, कंप्रेशन, टेंशन, हर डायरेक्शन हर तरीके से यहाँ पर फोर्स लगता है, लेकिन आपका जो जब फेलर की बात आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ शेयर में फेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ए लोड कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, इसेंट्रिक नहीं है, किस केस के अंदर इसेंट्रिक नहीं है। कनेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंदर है, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्शन आपका जो पंजाब पंचायती राज के अंदर सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सभी सेक्शन आपने बना लेना है, वेल्ड जॉइंट जो भी आपने आज तक काम करा है ये हुआ। फिर मैंने ये बट जॉइंट का बनाया, बट जॉइंट के बाद फिर मैंने एक और यहाँ पे बट जॉइंट बनाया, यहाँ पर कवर प्लेट लगाई। फिर मैंने एक और बट जॉइंट बनाया, यहाँ पे मैंने डबल बट कवर प्लेट लगाई। अभी क्या करना है, मुझे इसेंट्रिसिटी देखनी कि किस केस के अंदर इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो ये वाला केस तो देखिए फ्रेंड्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बट यूज़ कर रहे हैं तो एक कवर प्लेट तो आप लगाओगे ही लगाओगे। तो ये आपका जो एलिमिनेट हो चुका है, ये आप आंसर यहाँ से, ये आप क्वेश्चन जो आपने क्रिएट किया है ये आप इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बचता है, आपने क्या करा, अब ये वाला एक यहाँ पर लोड लगाया, ये यहाँ पे लोड लगाया, तो ये तो इसेंट्रिसिटी हो गई है, ये तो ट्विस्ट करेगा तो ये इसेंट्रिसिटी होगी, ये कैंसिल हो गया। ये आपने यहाँ पे लोड लगाया, यहाँ पे लोड लगाया, ये आपकी कवर प्लेट एक साइड है दूसरी तरफ नहीं है, ये इसेंट्रिसिटी के अंदर आ गई। बच्चा कौन सा है आपका, ऐसा केस आता है कि अगर आप ऐसे बनाते हैं, ये डबल कवर प्लेट लगाते हैं तो ये इसेंट्रिसिटी नहीं होगी, इस केस में आपकी इसेंट्रिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए प्लेट गिर्डर ब्रिज थिकनेस ऑफ वेब लेस देन D/200 where D is unspotted depth the web plate should be provided with, किसके साथ प्रोवाइड की जाएगी आपकी जो वेब प्लेट रहेगी जो,
वो रहेगी आपकी वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ वेब। मैंने आपको बताया था लेस देन 85, 85 टू 200, 200 टू 250। तो आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करनी है, तो आप वर्टिकल स्टिफनेस जो है प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लाई टू फुल्ली रिजिड डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। के अंदर हम फुल्ली रिजिड डिज़ाइन है जो किसे कंसिडर करते हैं, तो एंगल बिटवीन द मेंबर एट द जॉइंट डज नॉट चेंज, जब आपका एंगल चेंज ना हो, राइट। स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू बी पिन कनेक्टेड, ये कनेक्ट रहेगा। रिडक्शन इन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द परमिटेड टू प्रोवाइड डिग्री ऑफ डायरेक्शन फिक्सिटी। ये आपके जो तीनों को आंसर है जो करेक्ट रहेंगे, ऑल ऑफ दिस। द एलिमेंट दैट आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू कंबाइन बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। कोई आपका एलिमेंट है जिसके ऊपर क्या है बेंडिंग और आपका एक्सियल फोर्स है जो कंबाइन एक्ट कर रहे हैं, तो वो रहता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। कॉलम जो फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉलम होते हैं वहाँ पर आपका कंप्लीट सब्जेक्टेड टू कंबाइन होता है बेंडिंग और एक्सियल फोर्स, आपका जो है कंप्लीट एक्ट करता है इसके ऊपर, तो वो रहता है कॉलम। डिज़ाइन ऑफ सिंपल एलिमेंट इन स्टील यूजेस। जब आप क्या करते हैं डिज़ाइन कर रहे हैं कोई सिंपल एलिमेंट को स्टील यूजेस के लिए, स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फुल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बकलिंग क्राइटेरिया लेंगे आप, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रक्चर हो सकता है। क्रशिंग क्राइटेरिया भी लेंगे, यील्डिंग वगैरह देखेंगे, तो ये ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग विद ए कॉलम टू इट्स फुटिंग इज। कोई कौन सी स्ट्रेस है जो फाउंडेशन के अंदर है जो इंड्यूस होगी, तो वो आपका आ रहा है यहाँ पे फुटिंग इन द प्योर टेंशन। प्योर टेंशन आपका जनरेट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वेल्ट टाइप। वेल्ट का कौन सा टाइप नहीं है, जिग जैग टाइप की जो है कोई बेल्ट नहीं होती। प्लग वेल्ट, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बट बता चुका हूँ, लैब बता चुका हूँ, जिग जैग वेल्ट होती नहीं है। प्लग क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने ये वेल्ड करना स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे मैंने इसको क्या करा वेल्ड करना स्टार्ट करा, लेकिन आपका जो ये प्रॉपर जॉइंट नहीं बन पा रहा है, आपको भी है जो और वेल्ड करना है, आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा वेल्ड और करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास स्पेस इनफ नहीं है, आपके पास इतनी लेंथ नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रा वेल्ड दे सके, तो आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ऐसे प्लेट लगाते हैं, इसमें होल करते हैं, इस होल के अंदर यहाँ पे आप इसके चारों तरफ ऐसे वेल्ड करेंगे। मैं आपको बड़ा फिगर थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये प्लेट है, ये होल हुआ, इसके अंदर यहाँ पर, इसके यहाँ पर चारों ओर हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा वेल्ड यहाँ पर अंदर लगा देते हैं वेल्ड, उसे हम बोलते हैं प्लग वेल्ड। ए प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चर मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कोई प्लेट है जिसको यूज़ किया जाता है दोनों को इंटरसेक्ट, और इसके केस के अंदर तो उसे बोलते हैं गसट प्लेट। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टीमेट लोड थ्योरी स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील इज आइडियलाइज। अल्टीमेट लोड थ्योरी के अंदर पूछा गया क्या रहती है, तो आपकी थ्योरी के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगी वो बाइलिनियर रहेगी। फॉर कंप्रेशन मेंबर हैविंग सेम अफेक्टिव लेंथ अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन द मोस्ट सूटेबल सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताना है कि आपका सेक्शन है जो कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो आपका रहता है बॉक्स टाइप सेक्शन। बॉक्स टाइप सेक्शन है जो स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है, क्योंकि जैसे आप क्या स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं हम, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, एल आर जी। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन और एल इफेक्टिव लेते हैं, तो इसकी लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है वो ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहने के कारण क्या होता है स्लेंडरनेस रेशियो आपका कम हो जाता है, स्लेंडरनेस रेशियो कम हो जाता है जिस कारण आपकी स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम लेता है, तो बॉक्स आंसर इसका करेक्ट रहेगा। सम स्टील डू नॉट शो यील्ड प्लेटो एंड शो कंटिन्यू कर्व। तो कुछ स्टील ऐसे होते हैं जो यील्ड नहीं दिखाते, कंटिन्यू कर्व रहती है, तो उसके अंदर आप यील्डिंग को निकालने के लिए, यील्ड स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं 0.2% ऑफसेट लेते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम होता है, आपने देखा होगा ऐसे होता है, तो इसी के अंदर होता है एक ऐसा, आपने अगर स्ट्रेंथ की बात करते तो ऐसे ये 0.2% ये पूछा गया यहाँ पे। अब आपको आई थिंक याद आ गया होगा कि हमने ऐसा डायग्राम करा हुआ है, कॉपी के अंदर नोट भी करा होगा। तो
तो ये 0.2% है जो हम यहाँ से अब डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं जब हमारा कोई प्रॉपर यील्डिंग नहीं हो पा रहा है। Wind effect or earthquake load is considered in the design of rivet and bolt for steel structure. By what percent the permissible stress में exceeded, कितनी स्टील परसेंटेज एक्सीड हो जाती है विंड लोड की, मतलब परसेंटेज है जो हम कितनी एक्सीड कर लेते हैं वो होती है 25। How are the most commonly produced and used steel structure element in frame floor beam with high moment of inertia about x-axis are design? तो इसके अंदर आपको बताना है कि बीम के लिए जो आपका कुल मिला के बेस्ट सेक्शन बताना है कि कौन सा हम यूज़ करें जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमारा मैक्सिमम रहे। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। ISMB ये डबल डबल सेक्शन, आई थिंक ये कंफ्यूज हो चुका है कुछ। सबसे पहले मैं आपको, चलो ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हो चुके हैं। पहले होता है एक ISLB, एक ISLB सेक्शन होगा। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम रहता है, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहता है। और लेकिन इसकी एक वीकनेस रहती है कि जो आपकी लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है, जैसे आपका कोई स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर है आपने, इसकी जो ये बक्कल करने की जो कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी, तो इसकी स्ट्रेंथ है जो इस केस में कम रहती है, ये बक्कल करने से रोक नहीं पाएगा, बक्कल इजीली हो जाता है। इसका नाम है ISLB। और अगर मैं बात करता हूँ ISWB, और एक होता है ISMB जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हैवी सेक्शन होता है, ये कम यूज़ होता है। और ISMB के अंदर क्या होता है, इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, यानी कि बकल होने से ज़रूर रोकेगा आपको, तो ये बकलिंग के अंदर रहेगा। तो अब बात ये होती है कि आपका ISMB ISLB दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया बीम एज ए बीम, तो हम क्या करेंगे, ISLB का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ है जो कम होती है, लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ कम होती है। हम इसे कॉलम में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हम कॉलम लॉन्ग स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं और ये बकलिंग में वीक है, तो यहाँ पे ये बकल करेगा तो ये इजीली फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको बीम में यूज़ करना होगा। बीम में क्या होता है, बीम में ऐसे रहता है, तो इसमें बकलिंग का चांस है जो नहीं रहता, कॉलम के अंदर बकलिंग ज़्यादा होती है, तो इसी कारण SMB वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इन ए गसेट बेस व्हेन एंड ऑफ द कॉलम इज मशीन स्मूथ फॉर कंप्लीट बेरिंग के कारण, कंप्लीट बेरिंग के लिए किसी एंड को स्मूथ किया जाता है गसेट बेस के अंदर। द एक्सियल लोड इज ट्रांसफ़र टू बेस स्लैब, एक्सियल लोड है जो बेस स्लैब पे कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो टोटल वो सारा का सारा लोड क्या होगा, बेरिंग के द्वारा ही, बेरिंग प्लेट के द्वारा ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन ए सिचुएशन वेयर टॉर्जन इज डोमिनेंट विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिज़ायरेबल सेक्शन, जहाँ पर टॉर्जन है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग है जो कौन सा सेक्शन है जो बेस्ट लगता है, तो आपका रहेगा बॉक्स टाइप सेक्शन। पुर्लिन आर प्रोवाइड इन इंडस्ट्रियल ओवर रूफ ट्रस टू कैरी डेड लोड, डेड लोड को कैरी करने के लिए पुर्लिन जो आप इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, लाइव लोड, विंड लोड, एज पर IS कोड व्हाट दे आर एज्यूम टू बी, तो आप इसको क्या मानते हैं, आप किस टाइप की मानते हैं, तो ये पुर्लिन जो आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, आपकी जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी चलती है, कंटिन्यू रहती है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि रूफ़ कौन सी रहेगी, सिंपली स्पॉटेड कौन सी रूफ़ है और आपकी कंटिन्यू रूफ़ कौन सी है। अगर आपसे ये बात पूछा है, अगर आप दो ट्रस से ज़्यादा को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। दो आपकी ट्रसेस हैं, इससे ज़्यादा हैं तो आपकी कंटिन्यूस ट्रस रहेगी। अगर दो तक हैं, दो या दो से नीचे हैं, तो आपकी सिंपली सपोर्टेड रहेगी। टाई प्लेट आर प्रोवाइडेड इन लेस कॉलम टू चेक, टाई प्लेट को जो क्यों प्रोवाइड किया जाता है कॉलम के अंदर चेक करने के लिए, क्या चेक करेंगे, ये इनका काम होता है डिस्टोर्शन कंटिन्यूटी, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे जैसे मैंने सेक्शन बनाया, ये लेसिंग बनाई, ये पैटर्न बनाया, फिर ये लेसिंग बनाई, फिर ये पैटर्न बनाया मैंने, तो यहाँ पर एक जो टाई प्लेट, यहाँ पर टाई प्लेट प्रोवाइड की जाती है कॉलम के अंदर, जो क्या करते हैं, डिस्टोर्शन करती है, यानी कि इनके अंदर कंटिन्यूटी को ब्रेक करती है, कंटिन्यूटी नहीं आने देती। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस,
yield stress as permissible stress for steel member. Which of the following stress is independent? इंडिपेंडेंट इनमें से कौन सी स्ट्रेस है? वो रहेगी आपकी स्ट्रेस इन स्लैब बेस। स्लैब बेस के अंदर जो स्ट्रेस होती है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। इन कॉलम्स स्प्लिसिस शुड बी प्रोवाइडेड, इन कॉलम्स स्प्लिसिस शुड बी प्रोवाइडेड 1/4 स्प्लिसिस प्रोवाइड करना है तो आपको 1/4 हाइट ऑफ द कॉलम। ये आपका सोम के अंदर भी आपने कर लिया होगा, आरसीसी में भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द बीम। लेटरल सपोर्ट है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ब्रेसिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, ब्रेसिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं। शेयर कनेक्टर लगा देते हैं। इम्बेडिंग कंप्रेशन फ्लेंज इन आरसीसी स्लैब के अंदर हम इम्बेडेड कर देते हैं। ये तीनों आपके करेक्ट रहेंगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इन ए बीम टू कॉलम कनेक्शन टू इन स्टील कंस्ट्रक्शन इफ टॉर्जन इज परमिटेड एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड प्लेट बीम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द क्लीट। क्लीट है जो प्रोवाइडिंग की जाती है जब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम इज इंक्रीज बाय 20%। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी रहेगी। आपका स्टील है जो कंप्लीट हो चुका है। मैंने 100 बोला था लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है जो रिपीटेड थे तो मैंने उनको एलिमिनेट कर दिया, तो लगभग 30 क्वेश्चन है जो ख़त्म हो चुके थे। तो आपके इससे नेक्स्ट क्लासेज जो बिल्डिंग मटेरियल की होने वाली है। वैसे अभी देखते हैं आरसीसी भी पेंडिंग है, इसी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट है जो मिलता रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।